अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है ये बेसिकली है क्या? ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइसिस जो वर्ड है इसका मतलब ही तोड़ना होता है, ठीक है। तो ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन तोड़ना। तो ग्लूकोज के तोड़ने के अमल को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसको हम ईएमपी पैथवे भी कहते हैं। तो ईएमपी पैथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन लोगों ने इनको डिस्कवर किया उनका नाम ई, एम और पी से शुरू होता है। तो सबसे पहले ई फॉर एमेटन, एम फॉर मायहुफ एंड पी फॉर परनास। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने इस अमल को डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ईएमपी पैथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है ये होना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होना है तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों अमल के जो स्टार्टिंग स्टेप है ना वो ग्लाइकोलाइसिस ही है। मतलब ग्लूकोज ने टूटना है, उसके बाद जो ग्लूकोज के टूटने के बाद एक ग्लूकोज जो होगा वो एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, 2 पायरुवेट के अंदर, ठीक है। तो पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, तो एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। उसके बाद पायरुवेट की जो हम कहेंगे ना, जिस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी तकदीर का आगे फैसला होना है कि इसमें आगे किस चीज में कन्वर्ट होना है। तो अगर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो पायरुवेट की आगे क्रब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, जो कि मोस्टली केस में देखी जाती है बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने से, कि ऑक्सीजन की जो लेवल है वो लो हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने से। तो फिर क्या होता है कि पायरुवेट जो होता है ना वो आगे लैक्टिक एसिड या एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो ह्यूमंस के अंदर जो केस है वो लैक्टिक एसिड है, और अगर ऑक्सीजन की कमी के अंदर जो प्लांट में केस देखा जाता है वो एथेनॉल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस की हम अगर बात करें तो इसके अंदर 2 फेजेस होती हैं, एक है प्रिपरेटरी फेज और दूसरी होती है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। तो प्रिपरेटरी फेज क्या है? सबसे पहले हम प्रिपरेटरी फेज को देखते हैं, वन बाय वन इन दोनों फेजेस को हमने स्टडी करना है, प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में जाके जो है वो पायरुवेट बनता है, ठीक है। तो प्रिपरेटरी फेज को हम स्टडी करते हैं तो ये क्या है? ये 5 स्टेप फेज है, ठीक है। इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 एटीपी यूज होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज में यही होता है कि ग्लूकोज टूट जाता है किसके अंदर? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। तो प्रिपरेटरी फेज में सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज ने क्या करना है? अपने अंदर एक फॉस्फेट ऐड करवाना है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, चेंज हो जाना है एडीपी के अंदर, और एक फॉस्फेट वहां से रिलीज हो जाना है। और ये फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर कार्बन है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। इस 6 कार्बन के ऊपर ना फॉस्फेट जाके लग जाना है। कौन सा? ये जो एटीपी से निकला था फॉस्फेट, एडीपी वाला, ठीक है। तो ये 6 कार्बन के ऊपर आके इस तरह से लग चुका है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया हमारे पास। तो एडीपी के अंदर चलेंगी, एक फॉस्फेट रिलीज हो गया, वो फॉस्फेट इस ग्लूकोज के साथ लग गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो यहाँ पे एंजाइम यूज होना है, उसको हम क्या कहेंगे? काइनेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर चेंज होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम। एक आइसोमेरेज एंजाइम है जिसकी मौजूदगी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर के अंदर, ग्लूकोज अपने आइसोमर फ्रक्टोज के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फ्रक्टोज के अंदर चेंज होता है तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा? तो यहाँ पे एंजाइम होगा ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन चुका है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने आगे फिर एक फॉस्फेट अपने अंदर ऐड करना है, और एटीपी डीनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। एटीपी एडीपी के अंदर चेंज होगा, और एक फॉस्फेट जो होगा वो आगे इस फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 के साथ लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट लगा था, तो इसके भी कार्बन नंबर 6 के साथ ही लगना है फॉस्फेट, ठीक है ना। वो जस्ट पीछे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होना है। तो उसके बाद हम एज इट इज ही है,
कार्बन नंबर 6 पे इसका भी फॉस्फेट लगा हुआ है फ्रक्टोज, लेकिन 1,6 बिसफॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे भी आगे फॉस्फेट लग गया है, ठीक है। तो उसके बाद कार्बन नंबर 1 पे और फिर कार्बन नंबर 6 पे भी आगे फॉस्फेट लग चुका है, इसीलिए इसको हम 1,6 बिसफॉस्फेट कहेंगे। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ने टूट जाना है आगे एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया नहीं कौन सा एंजाइम यूज है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर, तो वो है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फोस्फोफ्रक्टो आगे काइनेज लिख लें, काइनेज काइनेज एंजाइम, ठीक है। आगे इधर बात करते हैं। तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ने टूट जाना है इसके अंदर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 है, तो 6 कार्बन जो है इन 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज हो गया। इसके अंदर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के केस में जो फॉस्फेट लगा है ना, तो वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर लगा है, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो फॉस्फेट लगा है वो कार्बन नंबर 3 के ऊपर लगा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारी प्रिपरेटरी फेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फेज की। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फेज की। तो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फेज को पे ऑफ फेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको पे ऑफ फेज, क्योंकि इसके अंदर जो एटीपी है वो दोबारा बनते हैं, एटीपी के मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसको इन्वेस्टमेंट कहा गया था क्योंकि एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हुई थी, यूज हुई थी, एक दफा यहाँ पे हुई है और एक दफा यहाँ पे हुई है, मतलब 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज हुए हैं। इसको हम कहेंगे पे ऑफ फेज के एटीपी जो यहाँ पे फॉर्म्ड बनेगी एटीपी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये भी एक 5 स्टेप फेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर फॉस्फेट लगा था, तो उसने भी अपने कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट लगा लिया है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, और ये चेंज हो गया है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 आ गए हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से जो NADH ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव्ड होगी, इधर से भी रिमूव्ड होगी, ठीक है, और इधर से भी हाइड्रोजन रिमूव होगी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और यही हाइड्रोजन NADP के साथ मिलके ना NADPH बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी NADP के साथ मिलके NADPH बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ATP है वो भी ADP के अंदर जाके एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, यहाँ पे भी ADP के अंदर जाएगी और फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ATP टूट के ADP के अंदर की एक फॉस्फेट उसने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को दे दिया और यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को दे दिया। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज्ड हुआ ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ है और बना गया है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे बन गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब एंजाइम का भी मैंने बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसका प्रोडक्ट भी बता दिया कौन सा बना है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से फिर क्या हुआ कि ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दोबारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर चेंज हुआ, और यहाँ पे भी ADP चेंज हुआ है ATP के अंदर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम, ठीक है। और फिर दोबारा क्या हो गया है, ATP जो वो रिमूव हो गया है ADP, और यहाँ से भी ADP से जो है वो ATP चेंज हो गया, यहाँ पे ADP से ATP गया है काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम की मौजूदगी में। इसमें से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में से वाटर जो था वो रिमूव करवाया गया है दोनों तरफ से, ठीक है। तो 3 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया है, ठीक है, 3 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया है इधर भी। तो 3 फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से फॉस्फेट रिमूव करवाना है, ठीक है, फॉस्फेट दोनों तरफ से रिमूव करवाया तो क्या बन गया, पायरुवेट और पायरुवेट। तो एट द एंड क्या हुआ कि हमने ग्लूकोज को तोड़ा और पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हासिल कर लिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का अमल क्या अमल है कि जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा रहता है, ग्लूकोज की लाइसिस की जाती है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 पायरुवेट के अंदर, ठीक है। तो आगे जो पायरुवेट है, पायरुवेट की जो तब्दील का फैसला है वो करना है ऑक्सीजन ने। अगर तो ऑक्सीजन होगा तो पायरुवेट आगे
क्रेब्स साइकिल के अंदर चले जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अमल के अंदर चले जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो पायरुवेट ह्यूमंस के केस में लैक्टिक एसिड के अंदर चला जाएगा और प्लांट्स के केस में किसके अंदर चला जाएगा, एथेनॉल के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।